नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता। उन्होंने एक बार फिर से वोट जिहाद का मुद्दा उठाया है और उदाहरण दिया लोकसभा चुनाव की एक सीट का कि हम 4 असेंबली सेगमेंट में जीत रहे थे और एक असेंबली सेगमेंट में हार गए। इतने बड़े मार्जिन से हारे कि लोकसभा की सीट हार गए। अब वो जब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो अब बीजेपी का नेता बोल रहा है तो उसको मुसलमान के खिलाफ ही माना जाएगा कि ये मुसलमानों से द्वेष के लिए, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए इस सब इरादे से बोल रहे हों। वो इस इरादे से बिल्कुल नहीं बोल रहे। उनका इरादा बड़ा स्पष्ट है और कुछ छिपा हुआ भी नहीं। वो बता रहे हैं कि देखो, एक असेंबली सेगमेंट से हम हार सकते हैं, 4 में जीत कर भी। क्यों हार गए? अगर हमको उन 4 असेंबली सेगमेंट से और ज़्यादा वोट मिला होता, यानी वो जो कह रहे हैं उसका निष्कर्ष ये है, उसका अर्थ ये है, उसकी अगर संदर्भ सहित व्याख्या की जाए तो ये है, संदर्भ है चुनावी राजनीति में मुस्लिम और हिंदू वोट की प्रासंगिकता, उसका महत्व, और उससे भी बड़ा हिंदू एकता का महत्व वो राजनीति में है। जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही कि बंटोगे तो कटोगे, वो उसको थोड़ा सा परिमार्जित करके बोल रहे हैं। वो एक स्टेप पहले की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंटोगे तो हारोगे, और उन्होंने जो बोला नहीं वो मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि हारोगे तब कटोगे। तो ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, राजस्थान में भी देखा और एक आध और प्रदेशों में देखा लोकसभा चुनाव में कि केवल हिंदू वोट मटने के कारण भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई। अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। तो इन चुनाव 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा निकलेगा। उसके बाद किसी भी दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है महाराष्ट्र और झारखंड में, और उसकी तैयारी हर पार्टी जोर शोर से कर रही है। 2 गठबंधन हैं महाराष्ट्र में, आपको पता है बड़े स्पष्ट रूप से। एक महायुति जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और उसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी है। दूसरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है और उसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी है। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला होना है। स्पष्टता होनी चाहिए थी दोनों गठबंधनों में। वहाँ एमवीए में यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहब ठाकरे को नाम दिया गया था, पदवी दी गई थी हिंदू हृदय सम्राट की। तो हिंदू हृदय सम्राट के बेटे को यानी उद्धव ठाकरे को मुसलमान वोट चाहिए। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे इस बात में कोई एतराज़ नहीं है कि उद्धव ठाकरे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो उनके मन में है वो बोल रहे हैं। वो उसी नीति पर चल रहे हैं जिस पर कांग्रेस 77 साल से चल रही थी। और एनसीपी की तो बात अलग से करने का कोई मतलब नहीं है कि एनसीपी तो कांग्रेस से ही निकली हुई है, उसी की एक शाखा है, तो उससे अलग हो ही नहीं सकती, उसका डीएनए वही है। तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन है महायुति में। उसमें अजीत पवार भी है, उनका डीएनए कांग्रेसी है। एकनाथ शिंदे हैं, उनका डीएनए शिवसेना का है, बाला साहब ठाकरे वाला है, उनकी विचारधारा वाला है। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं तो सभी लोगों का वोट चाहता हूँ। अच्छी बात है, हर पार्टी को यही कहना चाहिए। उनका 10% टिकट मैं मुसलमानों को दूंगा। और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि अजीत पवार की पार्टी का वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लोकसभा में महायुति का जो खराब प्रदर्शन हुआ उसमें एक बड़ा कारण। तो अब मेरा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस साहब से है कि आप बताइए कि आपके गठबंधन में अजीत पवार क्या कर रहे हैं? आपके अंगने में अजीत पवार का क्या काम है? आपको वोट ट्रांसफ़र कराते नहीं, आपकी विचारधारा से सहमत नहीं, आपकी जो चुनावी रणनीति है उस पर चलने को तैयार नहीं,
फिर भी आपके साथ हैं। तो आपके लिए तो अजीत पवार वो कुल्हाड़ी हैं जिसे आप बार बार अपने पैर पर मार रहे हैं। तो आप कुल्हाड़ी अपने से अपने पैर पर मार रहे हैं तो ठीक है, वो आपका निर्णय है, फिर रोइए मत सार्वजनिक रूप से। कि आप अपने मंत्रिमंडल में, मतलब मुख्यमंत्री नहीं है फिर भी कह रहा हूं कि आपके मंत्रिमंडल में, यानी जो महायुति की सरकार है उसके मंत्रिमंडल में आप अजीत पवार के कोटे के मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाएंगे और वोट जिहाद की बात करेंगे। ये दोनों कैसे साथ चलेगा? या तो आप अजीत पवार के रास्ते पर चलिए या अजीत पवार को अपने रास्ते पर ले आइए। ये दोनों नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए जो है ये मतभेद दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार सामान्य व्यक्ति, जो राजनीति से जिसका कोई बड़ा जुड़ाव नहीं है, जो राजनीति को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, राजनीति में तो है ही नहीं, उसको भी समझ में आ रहा है कि अजीत पवार आपके लिए बोझ है। और उस बोझ को आपने लोकसभा चुनाव में ढोया और आपकी कमर झुक गई। लेकिन उस बोझ को उतारने को आप भी तैयार नहीं हैं। इसके लिए आप वोट जिहाद का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? यहाँ तक तो ठीक है कि हिंदुओं को संदेश दे रहे हैं कि भाई एक हो जाओ, नहीं तो देखो जो लोकसभा चुनाव में हुआ विधानसभा चुनाव में भी वही होगा। और फिर अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार आ गई तो जो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने पर हुआ था 2.5 साल, वही फिर से होगा। तो क्या हाल होगा तुम्हारा? तो याद कर लो उन साधुओं की हत्या, निर्मम हत्या को, उस घटना को याद कर लो, और उसके बाद और जो कुछ हुआ उसको याद कर लो। तो फिर औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाने वालों का तांता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट रूप से ये तय कर लेना चाहिए कि वो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में किस तरह के लोगों के साथ जाना चाहती है, जो उसकी विचारधारा से सहमत है या जो उसकी विचारधारा के विरोध में है। असहमति की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोध में है, क्योंकि जब से राजनीति में आए हैं उन्होंने भाजपा विरोध और शिवसेना विरोध की ही राजनीति की है। तो वो तो ईमानदारी से जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी पर चल रहे हैं। कन्फ्यूजन बीजेपी के अंदर है कि आपको अपने रास्ते पर भी चलना है और अजीत पवार को भी साथ लेना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसका नतीजा क्या होता है ये आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया। अब एक बात कही जाती है मुस्लिम समाज की ओर से, जो जितने भी लोग हैं वो टेलीविज़न चैनल पर आएँ, किसी और बहस में आएँ, लेख लिखें, 2-3 बातें कहते हैं। एक कि मुसलमान एक मुश्त वोट नहीं देता, बिल्कुल झूठ है। ये सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव बीजेपी को वोट नहीं देता। लेकिन कोई भी यादव वोट देते समय ये नहीं देखता कि कौन सा उम्मीदवार बीजेपी को हराएगा। बिहार में यादव वहीं वोट देगा जहां आरजेडी होगी, जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव होंगे। उत्तर प्रदेश में वहीं वोट देगा जहां अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी पार्टी होगी। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। वो अपने नेता और अपनी पार्टी का उसने चुनाव कर लिया है, वो उसी को वोट देगा। क्या मुसलमान ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। वो उसके लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई उसकी अपनी पार्टी नहीं है, कोई उसका अपना नेता नहीं है। वो उसको वोट देता है जो उसकी नज़र में, उसके आकलन में बीजेपी को हराता हुआ दिख रहा हो। दोनों के अंतर को समझिए। तो मुसलमान एकमुश्त वोट करता है और बीजेपी के खिलाफ करता है। कई बार आप सवाल लोग उठाते हैं कि यहाँ तो मुसलमानों की आबादी, मतदाताओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी, फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। वो वहीं पर होता है जहाँ उनके आकलन में गलती हो जाती है। वो जो बाकी पार्टियां हैं उसमें कौन हरा रहा है बीजेपी को, इसके आकलन में अगर गलती हो जाए तब फिर मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, फिर बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। तो सवाल यह है कि मुसलमान भाजपा से चाहता क्या है? जितने मुस्लिम परस्त, मुस्लिम समर्थक लोग हैं, सबसे बड़ी आलोचना बीजेपी की करते हैं कि ये मुसलमानों को टिकट नहीं देते, विधानसभा हो, लोकसभा हो या दूसरे चुनाव हो। और उनकी इस बात में कोई गलती नहीं है। तथ्यात्मक रूप से ये सही है कि ज़्यादातर
एकाध अपवाद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लोकसभा में टिकट नहीं देती है मुसलमानों को। तो सवाल यह है कि मुसलमान चाहते क्या हैं बीजेपी से? मुसलमान जो संदेश बीजेपी को देना चाहते हैं वो ये कि तुम हमें विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, मंत्री बनाओ, लेकिन खबरदार हमसे वोट की उम्मीद मत करना। हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से विधायक, सांसद और मंत्री बनने के लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी से आपकी जो है लाग डांट है, ये तो समझ में आता है। दो पार्टियों और नेताओं के बारे में मेरा सवाल है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने 100 से ज़्यादा टिकट दिए मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। किसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम परस्त मानी जाती है, मुसलमानों की समर्थक मानी जाती है, जिसको मुसलमान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वोट करते हैं, उसने भी इतने टिकट नहीं दिए। लेकिन बसपा का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। तो आपके सामने उदाहरण बड़ा स्पष्ट है कि एक बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, जिसने 100 मुसलमानों को टिकट दिया, एक भी नहीं जीता। दूसरी तरफ भाजपा है, जिसने किसी को नहीं दिया तो किसी को जीतना भी नहीं था। तो सवाल तो ये उठता है कि भाई बीजेपी ने तो टिकट नहीं दिया, इसलिए जो है बीजेपी से कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने दिया, फिर उसका कोई मुस्लिम विधायक क्यों नहीं है? कोई मुसलमान मुझे ये बात बताए, समझाए कि ऐसा क्यों है। बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव, जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, संख्या मुझे याद नहीं है, उसने अच्छा खासा टिकट दिया, अच्छे खासे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, एक भी नहीं जीता। क्यों भाई? जो टिकट देता है उसको जिताते नहीं, जो टिकट नहीं देता है उससे शिकायत करते हो। और शिकायत ही करते इतने तक बात रहती कि हमको टिकट नहीं देते हैं, तब भी थी गनीमत। कहते हैं कि ये कैसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसमें आपकी पार्टी में कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है। अरे भाई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो तब बनेगी जब वोट दोगे। वोट देते समय ये देखोगे कि बीजेपी को कौन हराएगा, उसको वोट देंगे। बीजेपी के पदाधिकारी हैं तब भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी आपको सांसद, विधायक और मंत्री बना दे। तो ऐसी मूर्खता बीजेपी करती रहती है। विधान परिषद में भेजती है, राज्यसभा में भेजती है, मंत्री बनाती है, फिर भी टिकट नहीं मिलता। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि जो भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, उसका सदस्य बनता है, वो अपनी कौम का गद्दार घोषित हो जाता है कौम में। वो कितना बड़ा नेता है, कितना अच्छा नेता है, मुसलमानों का कितना खैरख्वाह है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आरिफ मोहम्मद खान जैसा नेता भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस जो बात कह रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल उनकी स्पष्ट है कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य बड़ा साफ है। वो हिंदुओं को बता रहे हैं कि अगर बटे रहोगे तो नतीजे ऐसे आएंगे और उसका क्या परिणाम होगा ये सोच लो। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भाई, जो उनकी इस रणनीति, जो उनकी इस विचारधारा, इस सोच के बिल्कुल उलट है, यानी अजित पवार, वो उनके साथ क्या कर रहा है। तो आप आस्तीन में सांप पाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने डस लिया। तो आस्तीन में सांप पालेंगे तो डसने पड़ोसी को जाएगा क्या? तो महाराष्ट्र के चुनाव में ये मुद्दा जितना ज़्यादा बीजेपी उठाएगी, उसका कितना असर होगा ये तो मालूम नहीं है। लेकिन अजित पवार उसके साथ रहेंगे तो ये आप मानकर चलिए कि इस मुद्दे का कोई असर होने वाला नहीं है। और इसका असर नेगेटिव हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं है, नकारात्मक असर पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस बोलेंगे, जो एकनाथ शिंदे बोलेंगे, उसके ठीक उल्टा अजित पवार बोलेंगे। अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलेंगे, सार्वजनिक सभा में बोलेंगे, चुनावी रैली में बोलेंगे। उन्हीं को कंधे पे बिठाकर बीजेपी जो है चुनाव जीतना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है। तो लोग इतने नासमझ नहीं होते कि आप कह क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। जब आपकी कथनी और करनी में फर्क होगा तो इसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। हारे या जीते, स्पष्टता होनी चाहिए। आपकी विचारधारा सही है या गलत है, ये लोग उसका आकलन करते रहें,
लेकिन पहले आप तो कर लीजिए। क्या आपका कन्विक्शन है? अगर आपका कन्विक्शन है तो आपके विरोधी विचारधारा का व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है, जो आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके बारे में आप स्वीकार कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में इनके लोगों ने वोट नहीं दिया हमें, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनके लोग वोट देंगे आपको? तो जो वोट नहीं देगा उसके साथ आप चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे, उसको सीटें देंगे, अपना वोट ट्रांसफ़र कराएंगे और फिर बाद में रोएंगे। तो ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती। तो महाराष्ट्र बीजेपी को, और ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ देवेंद्र फडणवीस को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी महाराष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा कि दरअसल उनका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार लोग कौन हैं। असली बात यह है कि जो मददगार हैं उन्हीं को साथ लेकर चलना है, या जो लोग रोड़ा अटका रहे हैं उस रास्ते में उनको भी साथ लेकर चलना है। फैसला तो पार्टी को करना है, उसके बाद फिर मतदाता को करना है। तो देखिए क्या होता है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।